चैप्टर 11 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द डेफिनेशन है यहाँ पे, फाइनेंशियल एनालिसिस ए स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस एज डिस्क्लोज बाय सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टडी ऑफ ट्रेंड्स ऑफ दीज फैक्टर्स एज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या करते हैं अपन ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसको अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और इस ट्रेंड के बारे में देखते हैं, उस फैक्टर्स को देखते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको एनालाइज करना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कंपैरिजन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल डाटा। अब एनालाइज के जरिए अपन क्या कर सकते हैं, जो वेरियस अपने पास फाइनेंशियल डाटा उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन आर्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल डाटा। अब इसके जरिए क्या करते हैं, एनालिसिस के जरिए जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं अंडरस्टैंडेबल मैनर में, मीन्स इजीली सबको समझ में आए। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द चेंज इन फाइनेंशियल आइटम, चेंजेस शो करते हैं, जो भी फाइनेंशियल आइटम में चेंजेस आई हैं उसको बताता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स में अपना आएगा नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, कितना अच्छा से अर्न कर पा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा तो ये सब उसमें पता चलता है अपन को। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस एनालाइज हेल्प टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या होता है कि आपका बिजनेस किस तरह से इन खर्चे जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं और जो लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज़ हैं उसको कितने इफिशिएंटली, जो फर्म है आपका बिजनेस फर्म है वो कितनी इफिशिएंटली उसको पैसे दे सकता है, अपने खर्चे को ईजिली उठा सकता है, तो वही सॉल्वेंसी देखा जाता है। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज, मतलब शॉर्ट टर्म में सैलरीज पेमेंट ये ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोन वगैरह है उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में पता चलता है ना। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल एनालिसिस गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स ऑफ मनी फॉर डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अब इससे क्या होता है, आपके कहाँ से आपने मनी अरेंजमेंट किया ये सब पता चलता है ना, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो इससे पता चलता है कि आपका बिजनेस कितना साउंडनेस है। कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट, बजट प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। एनालिसिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स इन फ्यूचर फॉर बाय फॉरकास्टिंग द फ्यूचर नीड्स, वही फ्यूचर नीड्स के बारे में फॉरकास्ट करके बजट बनाने में हेल्प करता है। कंपैरेटिव स्टडी विथ अदर फर्म, वो कंपैरेटिव था जो अपने फर्म को अपन अपनी फर्म से कंपेयर करते थे, पिछले साल के स्टेटमेंट को इस साल के स्टेटमेंट के साथ। अब अपन कंपेयर कर सकते हैं इसी से दूसरे फर्मों के साथ। ट्रेंड ऑफ बिजनेस हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द फाइनेंशियल डाटा, ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब नेक्स्ट इन्हें अपना दिया सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए क्या इसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या है, सबके प्रति इंपॉर्टेंस दिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर्स के लिए क्या है, तो ये सब मैं बता चुकी हूँ, वही पॉइंट्स हैं, तो आप इसको रीड करना, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या होता है फाइनेंशियल एनालिसिस की। डिस्ट्रस्टफुल रिजल्ट आता है कैसे, फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल। अब देखो फाइनेंशियल एनालिसिस अपन किस में से करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी में से करते हैं अपन, और यदि हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बनाया है तो जब अपन उसे एनालाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है गलत चीज ही निकालेंगे ना, इस वजह से डिस्फुल रिजल्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, लिमिटेड स्कोप होता है। लिमिटेड स्कोप में क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल असम्पशंस पे प्रिपेयर करते हैं इसको अपन। There are certain areas in which different policies can be adopted for valuation of stock and for charging depreciation. Due to this fact, analysis of financial statement is possible only in the case of those units who adopt the same accounting policy. Lack of qualitative analysis, qualitative aspects को नहीं दिया जाता, सिर्फ quantitative aspects को गिना जाता है, ठीक है ना, जैसे गुडविल, ऑनेस्टी है, ये सब है, कमिटमेंट ऑफ स्टाफ, इन सबको इग्नोर किया जाता है। Based on incomplete information, financial analysis information is present in terms of percentage. ये किस टर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं, परसेंटेज के टर्म्स में रहते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मे बी सिमिलर फॉर टू फर्म बिजनेस यूनिट्स, और परसेंटेज प्रॉफिट क्या रहता है, दो फर्म का जैसे सेम है, बट दे मे डिफर कंप्लीटली इन देयर साइज एंड नेचर। अब जैसे एक छोटा साइज है और एक छोटा बिजनेस है और एक बड़ा बिजनेस है, पर दोनों का प्रॉफिट रेट क्या है, 15%, तो अब आप बस प्रॉफिट परसेंटेज से कंपेयर कर रहे हो, आप साइज और नेचर नहीं देख रहे हो बिजनेस का, तो ये तरह इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है इसमें, ठीक है। नो वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी, तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए, तो 5-6 लिमिटेशन आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे इनने मेथड दिए हैं
फाइनेंशियल एनालिसिस करने के पहला अपना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इन दिस एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेनी ईयर्स इज कंपेयर, मतलब कई सालों को कंपेयर किया जाता है टू मेक कंपैरिजन पॉसिबल। ठीक है, तो इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। और एक अपना आता है वर्टिकल एनालिसिस जिसमें कॉमन साइज एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है ना, इसमें भी फिगर्स ऑफ ओनली 1 ईयर आर एनालाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस दिया, तो अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अरेंज करते हैं आइटम्स को, फिर सिंप्लीफाई करते हैं डाटा को, फिर कंपेरेबल करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल टूल, इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। अब देखो अपन इतने आइटम्स हैं, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज है, अकाउंटिंग रेशियो है और एक कैश फ्लो है। अपन को अभी ये चारों पढ़ना है, ये पूरी मतलब ये जो अभी ने चैप्टर्स बचे ना, तो ये दोनों तो आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो वाला, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो लास्ट चैप्टर है। बाकी जो है वो आपको इसमें नहीं दिए हैं, 12th में नहीं है, वो जब आप कॉलेज में चल जाएंगे ना तब के सिलेबस है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसमें क्या होता है, अपन कंपेयर करते हैं अपने करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अदर फर्म, और किसी दूसरे फर्म के उससे अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, और क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वीकनेस क्या इसमें कमजोरियां हैं, सो दे कैन बी रिमूव, फिर उसको अपन इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने दो अकाउंट्स बनते हैं प्रिपरेशन में, एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनता है और एक अपना बनता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या रहता है, कहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ये बताया जाता है। तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, ये जो उसका फॉर्मेट है ये इसमें ही सब है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड, ये भी साल के आखिरी में बनेगा। ठीक है ना, अपन जैसे उसमें बनाते थे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो फर्म्स का अलग था, ये कंपनीज का इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर रखता है, यहाँ पे करंट ईयर रखते हैं, और यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकलता है आपको, करंट ईयर के फिगर को आप माइनस करोगे प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज आएगा, फिर उसके बाद चेंज इन परसेंटेज निकालते। तो मैं बताऊंगी किससे अपन निकालेंगे। सबसे पहले अपना क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स आपने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करी उससे आपने कितने पैसे जनरेट किए, कितने आपने पैसे रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, तो वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अदर इनकम कोई है आपकी, है ना, अदर इनकम जो कई सारी होती है वो अदर इनकम के नाम से आ गई, वो लिख लेंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसको अपन क्लोज करेंगे ऐसे। अब टोटल रेवेन्यू में से आपको माइनस करना है इन एक्सपेंसेस को। ठीक है ना, कौन कौन से एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस जितने में आपने गुड्स सोल्ड किया है, एम्प्लॉयज बेनिफिट है, कोई वेजेस है, सैलरीज है तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो वो लेंगे, बैड डेब्ट्स है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है वो भी लेंगे, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस है। सारे एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे किसमें से, टोटल रेवेन्यू में से। यहाँ देखो सारे एक्सपेंसेस का पहले टोटल कर लेंगे, उसके बाद इसमें से टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को अपन माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रॉफिट आया वो बिफोर टैक्स आया। अब यदि कोई टैक्स परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट आपको टैक्स लेना है, तो फिर आप इस अमाउंट में से उतना परसेंट टैक्स काटेंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे टैक्स लिखा आपने, फिर उसको माइनस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही आपको निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझ में आया। अब देखो, अब ये कैसे, प्रीवियस ईयर का यहाँ लिखेंगे, करंट ईयर का यहाँ लिखेंगे। ये टोटल तो आपको ये खुद टोटल करके निकालना है। ठीक है ना, ये टोटल तो दिया नहीं रहेगा। अब एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकलेगा, करंट ईयर को आप माइनस करोगे प्रीवियस ईयर से। अगर फिगर पॉजिटिव में आया मीन्स आपका करंट ईयर ज्यादा है, प्रीवियस ईयर कम है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में आएगा तो आप लिखोगे इंक्रीज आएगा। ठीक है ना, और जैसे नेगेटिव में आ रहा है, करंट ईयर कम है, प्रीवियस ईयर ज्यादा है, तो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको आप ब्रैकेट में शो करोगे अगर डिक्रीज आया तो। ठीक है, आ समझ में, ये अपन ने ऐसे निकाल लिया माइनस कर करके। अब उसके बाद चेंज इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज इन परसेंटेज निकालने के लिए आपको ये जो आपका एब्सोल्यूट, ये देखो यहाँ फॉर्मूला दिया इनने, अमाउंट ऑफ फोर्थ कॉलम एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस मीन्स यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा उसको आप डिवाइड करोगे किससे, अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम मीन्स ये करंट ईयर के अमाउंट के साथ, इससे। ठीक है ना, इससे आपने डिवाइड किया उसको, एक मिनट, हाँ
4 लाख को डिवाइड करेंगे 25 आ रहा है। अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम ये वाला है अपना। %20 आ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर मैं दिया होगा, मैं यहाँ से बताती हूँ कुछ। Figures of fourth column are shown as percentage. This percentage is calculated on the basis of the second column in the form of formula. It can be present इस तरीके से। इन्हें आइटम्स नहीं लिखा, इसमें अपन बेस जो है अपना और उसको लेके चलते हैं ना, ठीक है। तो ये नहीं दिया यहाँ पे फॉर्मूला। 4 कॉलम का आप इसको लोगे और सेकंड कॉलम के अमाउंट को आप बेस में लेके चलोगे, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करोगे प्रीवियस ईयर के उसके साथ, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे आप उसको 100 से, ठीक है। इसको फॉर्मेट करेंट और प्रीवियस, ठीक। हाँ ये देखो, ये रहा, ये अपना फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना। मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, मैंने इसको सेकंड मान लिया था। आपका सेकंड कॉलम ये वाला होगा। मीन्स आप इसको डिवाइड करोगे, आप किससे, इससे डिवाइड करोगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ आपको करके, ठीक है, समझा देती हूँ। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, एम्प्लॉयज बेनिफिट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर इनकम है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, फिर टैक्स दिया है। तो अब इसको कैसे जमाना है देखो। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखेंगे, अमाउंट डालेंगे, ठीक है, प्रीवियस और ये करंट ईयर, अमाउंट डाला। फिर इसमें अपन ऐड करेंगे जो अपने अदर इनकम्स हैं, ये यहाँ पे अदर इनकम है, ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे लिखा अदर इनकम। फिर इसको ऐड करके अपन यहाँ पे निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को एक साथ पहले लिख लेंगे। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या थे, ये थे और एक ये था, 3 एक्सपेंसेस थे अपने। तो एक्सपेंसेस को अपन ने लिखा यहाँ पे, फिर ये टोटल एक्सपेंसेस आया, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर लिया तो अपना आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स यहाँ पे इनने दिया है, ये टैक्स निकाल के दिया इनने, है ना यहाँ पे। तो टैक्स अपन यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, तो फिर ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब देखो अब परसेंटेज निकालते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे इससे 4 लाख, ठीक है ना। देखो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, तो यार 25%। उसी तरीके से 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 आया 25%। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर ये इसका आया 1,50,000, मतलब 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 25 आया, इंटू 100 कर देंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना 100 से, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ये जमाना तो आपको खुद है, क्वेश्चन में सब लिखा रहेगा। फिर ये परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। आया समझ में, इस तरीके से होता है। ये अपना क्या था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट था प्रॉफिट एंड लॉस का। अब अपन देखते हैं बैलेंस शीट, देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है अपन को। अब अपन बैलेंस शीट में आते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट वर्क एज अ लिंक बिटवीन बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बीच में लिंक की तरह काम करता है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये रहा, यहाँ बैलेंस शीट दी रहेगी कंपनी की पूरी, ये आइटम्स दिए हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, करंट ईयर को माइनस करोगे आप प्रीवियस ईयर से, तो ये अपना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो,
अब अपन को ये चेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज मीन्स यहाँ का जो भी आएगा आंसर उसको आप डिवाइड करोगे फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, मीन्स इस साल के जो भी आइटम्स है उससे आप डिवाइड करोगे। यहाँ का है तो इसको डिवाइड करोगे इससे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये अपना फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट को आपको बिल्कुल छाप देना है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसा दिया बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा प्लस माइनस करके थोड़ा जमाना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस शीट ज्यादातर जमी हुई ही आती है। ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पे जमा दिया। ठीक, अब आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर डालोगे। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में वो उल्टा लिख देते हैं, कभी कभी प्रीवियस ईयर पहले देते हैं और करेंट ईयर बाद में दे देते हैं, और कभी कभी ऐसे करेंट ईयर पहले देते हैं और प्रीवियस ईयर बाद में देते हैं। तो आपको समझना है, ठीक है ना, गलत मत जमा देना। सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर आता है, फिर आपका करेंट ईयर आता है। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक, आया समझ में। अब एब्सोल्यूट चेंज निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर ज्यादा था और करेंट ईयर कम था, इसलिए माइनस में फिगर आया, ब्रैकेट में लिखा। अब अपन को ये डिक्रीज निकालना है। ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज चेंज। तो 7,50,000 को, है ना, 7,50,000 हो गया। आप उसको डिवाइड करोगे 7 लाख इससे, प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ 7,50,000 से, तो 1 आएगा क्योंकि सेम अमाउंट है। 1 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% आ गया। अब इसका देखो ये माइनस में था, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100 आया 33.33%। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। अब 4,50,000 को डिवाइड करोगे 7,50,000 से, तो 60% आएगा, इंटू 100 करोगे तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, ये कंपैरेटिव अपना क्या हो गया, बैलेंस शीट का हो गया। सिंपल इंक्रीज डिक्रीज निकाल के माइनस करके बस परसेंटेज निकालना है, इसको इससे डिवाइड करके इंटू 100 करना है, बस कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। ये अपना कंपैरेटिव हो गया इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब अपना आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, अब कॉमन साइज में क्या करना है अपन को, कॉमन साइज में फॉर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू, आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो आपको नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेके चलना है, ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, और एसेट साइड के लिए आपको टोटल एसेट्स को बेस लेके चलना है, और लाइबिलिटी साइड के लिए टोटल लाइबिलिटी को अपन को बेस लेके चलना है। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखो इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग रहता है, यहाँ पे आपको माइनस कुछ भी नहीं करना, आपको हर कॉलम का परसेंटेज निकालना है। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, यहाँ पे तो एब्सोल्यूट जो अमाउंट्स है वो लिखोगे, और यहाँ पे आपका पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मेट इसका ये, इसमें 4 कॉलम है, ये सॉरी 5 कॉलम है, सेम फॉर्मेट है, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम प्लस करेंगे दोनों को तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस लेस करेंगे, प्रॉफिट आया, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, सेम फॉर्मेट है। अब इसको बनाना कैसे देखो, ये ऐसे लिख के दे दिया, आप इसको जमाओगे पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड करोगे अदर इनकम, तो आपका थर्ड हेड क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस माइनस करोगे, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आप बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आज समझ में। अब देखो इनने इसको ऐसे अच्छे से जमा दिया, इन लोगों ने इसको, ठीक है, उनने ऐसे जमा दिया उसको। ठीक, अब देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर फिगर्स रखेंगे, यहाँ पे करंट ईयर फिगर्स रखेंगे। ठीक है, ये देखो इन्हें जमा के रखा है। ठीक है, अब देखो अब परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे। अब इसका पर्टिकुलर अलग अलग परसेंटेज निकलेगा, तो आपको इसको डिवाइड करोगे इसी से, क्योंकि आपको बेस लेके चलना है, किसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस लेके चलना है। तो अभी फर्स्ट वाले स्टेप में आपको ध्यान रखना, कॉमन साइज में जो फर्स्ट अपना होगा वो 100% ही आएगा। इसको आप पहले मैं फर्स्ट 2017 का बता देती हूँ। ठीक है ना, 8 लाख को डिवाइड किया 8 लाख से तो 1 आया, इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा। फिर अब आप 1 लाख को डिवाइड करोगे 8 लाख से। ठीक है, 1 लाख को आपने डिवाइड किया किससे, 8 लाख से, डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये आपका आया 0.12% इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ गया 12.5% पॉइंट है। ठीक है ना, इन्होंने कॉमा लगा दिया, 12.5% आया समझ में, इस तरीके से। अब 9 लाख को आप डिवाइड करोगे, मीन्स आपका जो हर जो आइटम है उसको आप डिवाइड करते जाओगे इससे। ठीक है, अब 9 लाख को डिवाइड करेंगे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये आपका आया 1.125 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका आ गया, ओ सॉरी इंटू 100 करना था ना, हाँ कहाँ गया, एक मिनट रुको, 9 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, ठीक, इंटू 100, तो ये आपका आ गया 112.5 आ रहा है, 112.5। उसके बाद
अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। मीन्स इस तरीके से सबको आपको डिवाइड कर जाना है इससे। ये करंट ईयर का निकाल लिया परसेंटेज आपने, अब आपको सॉरी प्रीवियस ईयर का निकाला ये, अब आपको करंट ईयर का निकालना है। तो इसी तरीके से 10 लाख को डिवाइड करोगे 10 लाख से तो 100% ही आएगा। फिर आप 1,30,00,000 को 1,30,000 को आपको डिवाइड करना है 10 लाख से, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 तो आया 13%, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको इसको बेस लेके चलना है, इसको डिवाइड करोगे इससे इंटू 100, फिर इसको डिवाइड करोगे इससे इंटू 100, तो ये परसेंटेज आपके आते जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से निकालना है। यहाँ पे दिया भी इनने फॉर्मूला, इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल अपने आइटम्स है उसको डिवाइड करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड करना है। आए समझ में, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। ये अपना कॉमन साइज का स्टेटमेंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। अब मैं इसका बैलेंस शीट का बता देती हूँ। कॉमन साइज बैलेंस शीट में ये इसका फॉर्मेट दिया है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो उसमें अब आपको बेस में क्या लेके चलना है, ये लाइबिलिटी साइड है तो टोटल जो इसका लाइबिलिटी साइड का आएगा उसको तो बेस लेके चलोगे, और जब एसेट साइड का निकालोगे तो टोटल जो एसेट्स का आएगा उसको बेस लेके चलोगे, ठीक है ना। अब देखो इनने बैलेंस शीट को इनने ऐसे दिया है इस फॉर्म में, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छे से समझ में आ गया। ये देखो पूरी बैलेंस शीट बना के दी है इनने आपको, पहले यही कि यही बैलेंस शीट पूरी छापनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर करंट ईयर हो गया। अब आपको ये परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप 2017 का निकाल रहे हो तो इसको डिवाइड करोगे इससे, बेस आपको लेके चलना है टोटल लायबिलिटी से, और जब इसका निकालोगे तो आपको बेस लेके चलना है इसको। मैं निकाल के बता देती हूँ। 7,50,000 को डिवाइड करेंगे अपन किससे, 20,70,000 डिवाइडेड बाय 20,75,000, ठीक है। तो ये और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका आ गया 36.93%, ये सॉरी ये 36.14% आ रहा है, देखो, ठीक है। अब फिर इसको इससे डिवाइड करोगे 2,50,000 डिवाइडेड बाय 20,75,000 इंटू 100, यह आ गया 12.05%। राउंड ऑफ करके इनने 4 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 5 बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बेस लेके चलना है, ठीक है। अब एसेट साइड्स का देख लो, 7 लाख को डिवाइड करना है 7 लाख डिवाइडेड बाय 27,500, क्योंकि देखो एसेट भी सेम होते हैं अपने लाइबिलिटीज भी सेम होती है, टोटल तो सेम ही रहता है ना, तो अमाउंट वही आएगा, डिवाइड हो गया इंटू 100 करेंगे तो ये अपना आ गया 33.73%, ठीक। इस तरीके से करना है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आएगा। फिर अब 2018 का लेंगे तो 6 लाख को डिवाइड करेंगे इस टोटल से, इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा। मीन्स इस तरीके से आपको बनाना है। 4 लाख को डिवाइड करोगे इससे, इंटू 100 करोगे तो इस तरीके से आएगा। 6 लाख को डिवाइड करोगे इससे, तो बेस इसको लेके चलोगे। आया समझ में? तो ये अपना कॉमन साइज का बैलेंस शीट भी इस तरीके से बनता है। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसके मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगी।